हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे और बचपन, जो कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। उसका फर्स्ट यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 5 नंबर का यूनिट है। अब यहाँ से या तो आपके एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का ही आ सकता है, या फिर आपके छोटे छोटे एक एक नंबर की 4-5 क्वेश्चंस इस यूनिट से आ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बचपन के बारे में बात करते हैं। बचपन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस यूनिट में जो जो हाईलाइटेड बिंदु हैं उनकी बात करते हैं। पहला देखिए, बच्चे बचपन में कल्पना सागर में घूमता है, यानी कि कल्पनाएं करता है कि उसे बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, उस पर विचार करता है। कठिन स्थितियों में भी संघर्ष करके बड़ों के सामने अपने आप को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता है कि हाँ, मैं भी इस काम को करने के काबिल हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव हैं, जो कि सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करने, कल्पनाएं करने, खेलने व हर परिस्थिति में आनंद लेने के स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको बचपन के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि बच्चों की प्रकृति के विभिन्न प्रकार, यानी कि बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की है, या बच्चों की प्रकृति के कितने प्रकार हो सकते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपके ये आ सकता है। कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर आज्ञाकारी होते हैं, कुछ जिज्ञासु, कुछ भोले भाले, कुछ चतुर, कुछ चंचल, कुछ परिपक्वता लिए हुए, कुछ नटखट, कुछ गुमसुम, कुछ बातूनी, कुछ मिलनसार, कुछ क्रोधी, कुछ हंसमुख, कुछ चुनौतीपूर्ण, कुछ चालाक, कुछ जिद्दी, कुछ कल्पनाशील, कुछ गंभीर, कुछ साहसी, कुछ डरपोक, कुछ नकलची, कुछ मूडी, कुछ तार्किक और कुछ मनमोजी आदि हो सकते हैं। सिंपल सिंपल वर्ड्स में ही यहाँ पर तरीके बताए हैं। अगर इनका एक्सप्लेनेशन आपको करना हो तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे क्रोधी है तो यानी कि उसको क्रोध बहुत आता है, हंसमुख है यानी कि हर वक्त हंसता रहता है, चुनौतीपूर्ण है यानी कि उसको चुनौतियाँ पसंद है, चालाक है यानी कि अपना काम निकाल लेता है चालाकी से, जिद्दी है यानी कि उसको अपनी बात मनवाने की वो जिद में रहता है। इस तरह से आप सारे वर्ड्स का जो अगर आपको मीनिंग जानना हो तो आप जान लेंगे, आसान सारे वर्ड हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारे सामने गिजुभाई बधे का। और इसी तरह से दोस्तों 2 और नाम हमारे सामने इस यूनिट में आने वाले हैं। एक तो जॉन होल्ट और एक हमारे सामने आएगा एएस नील। तो ये 3 नाम दोस्तों इस यूनिट में इंपॉर्टेंट हैं। तीनों नाम की जितनी डिटेल्स आपके सामने आ सकती है आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गिजुभाई बधेका के बारे में। गिजुभाई बधेका को मूंछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मूंछाली माँ आप इसे कह सकते हैं। तो मूंछों वाली माँ के नाम से गिजुभाई बधेका प्रसिद्ध है। गिजुभाई बधेका द्वारा बाल मंदिर नाम से विद्यालय स्थापित किया गया है। बाल मंदिर का जो संबंध है वो गिजुभाई बधेका से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है या फिर 1 नंबर का इस तरह से नीचे प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। वह नहीं चाहते थे, कौन, गिजुभाई बधेका नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो, यानी कि अभिभावकों की इच्छा से हो। हम बालकों को रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए ज़रूरी अनुकूलताएं उनके सामने खड़ी कर दें। उनको अपना काम करने में सुविधाएं जो जो उपलब्ध हो सकती हैं उन सुविधाओं को हम तैयार कर दें। गिजुभाई बधेका द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग उन्होंने 300 किताबें लिखी है। उनमें से जो महत्वपूर्ण जो किताबें रही हैं उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं गिजुभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तकों का जो विषय है वो क्या रहा है। बच्चे, शिक्षा, पर्यटन व हास्य था, परंतु उनका मुख्य जो केंद्र है वो बच्चे, माता पिता व शिक्षक रहे हैं। तो गिजुभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तकों का विषय क्या रहा है, या उनका विषयों का केंद्र क्या रहा है, केंद्र बिंदु क्या रहा है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपके आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो गिजुभाई बधेका ने जो द्विवासोपन इनकी महत्वपूर्ण जो प्रचलित रचना रही है। माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। तो ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जिनको भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपके अलग इनका आ सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बाल मंदिर और गिजुभाई बधेका द्वारा अपनाई गई पद्धतियां कौन कौन सी रही है बाल मंदिर के अंतर्गत। तो गिजुभाई बधेका ने कुल 22 पद्धतियों का प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए प्रयोग किया था, मगर बाल मंदिर के लिए उन्होंने कोई एक निश्चित पद्धति तय नहीं की थी। उनका आधार मोंटेसरी था, मोंटेसरी जो कि खेल विधियों के अंतर्गत आती है। शिक्षण विधियां दोस्तों काफ़ी सारी है जिनको आप डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब आप टीचर वैकेंसीज की तैयारी करेंगे। अभी आपके सिलेबस में कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको ही आपको याद रखना है कि खेल विधियों के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर बच्चों को आज़ाद छोड़ करके बच्चों को ही अपने मन के कार्य करने दिया जाता है। उनके ऊपर कोई नियम, कोई भी कानून वगैरह नहीं लगाए जाते हैं, और प्रयोग भी इसी पर आधारित, इसी पर केंद्रित होते थे। गिजुभाई ने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया उनमें से
कुछ बाल मंदिर या फिर पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी रही है। कौन कौन सी पद्धतियाँ उपयोगी रही है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहली है प्रश्नोत्तर पद्धति, दूसरी है जोड़ीदार पद्धति, तीसरी है नाट्य प्रयोग पद्धति, चौथे नंबर पर है त्रिपद प्रणाली और पांचवें नंबर पर है किंडरगार्टन पद्धति, छठे नंबर पर है मुख पाठ पद्धति, सातवें नंबर पर है श्रवण पद्धति, आठवें नंबर पर है कथा पद्धति, नवे नंबर पर है चलचित्र पद्धति। इन पद्धतियों के बारे में भी कुछ कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नोत्तर पद्धति में बच्चे समूह में बैठ करके आपस में प्रश्न उत्तर और जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो खोजने की और स्वयं भी प्रश्न खेल में शामिल होने आदि के प्रयोग करते रहे हैं। बच्चे एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता और दृढ़ता का अनुभव करते हैं जब वो आपस में प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर जानते हैं खुद से ही। वो यहाँ पर जोड़ीदार पद्धति की बात करते हैं तो उनको अलग अलग अपने अकॉर्डिंग एक जोड़ी बनानी होती है, जहाँ पर वो कंफर्टेबल महसूस करे और इंटेलिजेंट अपने जो प्रश्न हैं उनकी खोज करते रहें। विद्यार्थी अपना स्वयं का जो साथियों के बीच गुट बन जाते हैं, जिससे समूह में शिक्षा लगने वाले समय में कम लगता है और बच्चे स्वयं अपनी पसंद की जोड़ी बना करके सीखते हैं, खेलते हैं और तरह तरह की गतिविधियाँ करते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या है, नाट्य प्रयोग पद्धति। तो बच्चे क्या है, अनुकरण में मजा लेते हैं, तरह तरह के अभिनय या नकल करना उन्हें पसंद होता है। इससे उनकी सृजन और कल्पना शक्ति का विकास होता है और अनेक बाल कथाओं, कहानी, किस्सों, घटनाओं के आधार पर नाटक करके बच्चे जल्दी सीखने लगते हैं। तो अपना जो भी टॉपिक होता है उसको एक नाटक की तरह उनका प्रयोग कर करके वो अच्छी तरह से उसको सीख लेते हैं, पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। चौथे नंबर पर है त्रिपद प्रणाली। तो यह प्रणाली क्या है, बाल मंदिरों में अधिक प्रचलित है। इसमें प्रथम चरण में बच्चों को वस्तु और संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है, संज्ञा का नाम लेकर के वस्तु का परिचय दूसरे चरण में कराया जाता है और तीसरे चरण में यह पुष्टि की जाती है कि वस्तु से संज्ञा का और संज्ञा का वस्तु से ज्ञान हुआ या नहीं। पांचवें नंबर पर है किंडरगार्टन पद्धति। तो इस पद्धति को पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रॉबेल ने बाल बाड़ी के माध्यम से अपनाया। इसके अंतर्गत बच्चों में एकता, आंतरिक विकास और पारस्परिक संबंध का प्रयोग इस प्रकार से होता है कि बच्चों की तात्विक समझ बढ़ जाती है। सामूहिक शिक्षा प्रणाली का गुण इसमें होता है। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इसकी रुचियों का महत्व इस पद्धति में सर्वाधिक है। छठे नंबर पर है मुख पाठ पद्धति। इस पद्धति से बच्चे कहानी, गीत, कविता, बड़बड़ गीत, तुक वाली राइम आदि का पाठ करके सीखते हैं और इसके माध्यम से अनेक विषय गाते गाते, सुनते सुनते सीख लेते हैं और उन्हें खेलों की तरह खेलते हैं। इसके बाद में सातवें नंबर पर है श्रवण पद्धति। तो इसमें बच्चे तरह तरह की ध्वनियाँ सुनना और समझना सीख करके उनका अनुसरण करते हैं। इससे वे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वाहन, यंत्र, शब्द, वाक्य, भाषा, गीत, संगीत सभी की ध्वनियों को सुन करके पहचानना सीखते हैं, जो आगे चल करके भाषा शिक्षण में बहुत सहायक होता है। आठवें नंबर पर है कथा पद्धति। तो कथा पद्धति आप समझते हैं कि कहानियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। कोई भी टॉपिक कोई भी होता है तो उसे कहानी, किस्से, कथा और घटनाओं को सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। इससे क्या होता है कि इतिहास, भूगोल, अपने घर, गांव, आसपास आदि सबके बारे में बच्चे स्वयं कल्पना कर सकते हैं और उनके बारे में कुछ न कुछ कहने लगते हैं। कहानी कथन इस दिशा में उन्हें अधिक उत्सुक बना करके सृजनात्मकता की ओर उनकी रुचि बढ़ा सकता है। नवे नंबर पर है चलचित्र पद्धति। तो इस पद्धति में दृश्य, श्रव्य दोनों तरह से बच्चे सीखते हैं। घुड़दौड़, साहसी कारनामे, नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पशु पक्षी आदि सब कुछ देख करके बच्चों को नए ज्ञान के लिए उकसाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल से पढ़ करके सीखना, मोबाइल में तरह तरह की चीज़ें देख करके सीखना, तो चलचित्र वो इसके अंतर्गत आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह से आपने ये सारी जो पद्धतियाँ हैं वो समझ लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर सदरलैंड नील यानी कि एएस नील के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे एएस नील के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एएस नील से संबंधित हैं और परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद में और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नील सामान्य स्कूलों को गलत मानते थे क्योंकि वह वयस्कों की इस धारणा पर आधारित है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे कैसे सीखना चाहिए, उसके अनुसार यह धारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान जन्मा ही नहीं था। यानी कि बच्चों को आज़ाद रहना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं थोपे जाने चाहिए, उसे खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि उसे किस तरह का बनना है, कैसे सीखना है, सब कुछ उसे खुद ही खोजना चाहिए। और नील का संबंध समरहिल स्कूल से रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। गिजूभाई बदेकर का संबंध रहा है बाल मंदिर से और एएस नील का संबंध रहा है समरहिल स्कूल से, ये आपको ध्यान रखना है। और समरहिल स्कूल को मन मर्जी का स्कूल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मन मर्जी का स्कूल किसे कहा जाता है, समरहिल स्कूल को। और समरहिल का जो संबंध है वो है एएस नील से, यानी कि अलेक्जेंडर सदरलैंड नील से, उनका पूरा नाम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, एएस नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि
बचपन के दौरान आज़ादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे दमित मनोविकारों से ग्रसित हो जाते हैं। बचपन अर्थात शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था तक के काल में बालक एक गीली मिट्टी की भांति होता है, जिसे कोरी स्लेट की संज्ञा भी दी जा सकती है। इस अवस्था में यदि उसे प्रतिबंधित किया जाएगा तो वे घोर निराशा के अंधकार में जा सकते हैं। अतएव बालक की जो भी योग्यता व क्षमता या रुचि हो, उसे उसी के अनुरूप रहने दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जॉन होल्ट के बारे में। जॉन होल्ट भी दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 नाम आपको ज़रूर से याद करना है। एक तो गिजुबाई बदेगा, एक नाम आपको एएस नील और तीसरे नंबर पर है जॉन होल्ट। तो ये 3 नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इनके बारे में जितने डिटेल्स आपको याद हो सके, अगर आपके पास बुक है तो बुक में पढ़ लेना है, अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज में पढ़ने की उनके सारे बिंदुओं को याद कर लेना है। और जो नोट्स के अंतर्गत जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, जितना आपको याद हो सकता है इनमें से भी आपको कंप्लीट याद कर लेना है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन होल्ट के बारे में। तो देखिए, जॉन होल्ट की लोकप्रिय पुस्तकों के बारे में हम बात करते हैं। बच्चे असफल कैसे होते हैं, एक ये उनकी लोकप्रिय पुस्तक है, और दूसरी है बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ये दोनों लोकप्रिय पुस्तकों का आपको ध्यान रखना है कि जॉन होल्ट ने लिखी है। और जॉन होल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चों को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें उनकी रुचि नहीं थी। जॉन होल्ट के अनुसार बच्चे इसलिए ऊबते हैं क्योंकि जो कुछ उन्हें स्कूलों में करने को दिया या फिर कहा जाता है, वह सबका सब बेहद निरर्थक और निरस होता है। बच्चों से रखी जाने वाली अपेक्षा नितांत सीमित होती है, जबकि बच्चों की मेधा, उनकी जो प्रतिभा है और उनके गुण असीमित होते हैं। इसके बाद में बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें आपको ध्यान रखना है गद्य और पद्य की सरल सरल छोटे छोटे वाक्यों में रचनाएं जो कि बालकों के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें बाल साहित्य कहा जाता है। और बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक, आकर्षक और रचनाएं करता है। इनमें कठिन शब्दावली, व्यंजनगुच्छ, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचनाएं आदि नहीं होते हैं, यानी कि सिंपल, सरल, आसान भाषा में, जो कि बच्चे उसको आसानी से समझ पाते हैं, तो उस भाषा में लिखा होता है। बाल साहित्य का अर्थ हमने यहाँ पर जान लिया है। बाल साहित्य के परिचय के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, साहित्य सागर, जातक कथा तथा अन्यान्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवशाली धरोहर इसे मिली है। लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। राजा रानी, पशु पक्षी, परिदानव, देवी देवता, महापुरुष और लोक जीवन से ग्रहित पात्र इन कथा प्रसंगों में पिरोए हुए हैं। तो बाल साहित्य का आपने ये कुछ बिंदु इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं समर हिल स्कूल के बारे में, जिसका संबंध एएस नील से रहा है। तो यहाँ पर समर हिल की जो स्थापना है वो 1921 में हुई, और इंग्लैंड के सफोल्क क्षेत्र के लाइस्टोन गांव में लंदन के तकरीबन 100 मील दूर यह स्कूल स्थित है। समर हिल एक स्वतंत्र स्कूल था। समर हिल एक आधुनिक स्कूल, इसमें 5 साल से 16 साल की आयु तक के बच्चे थे। बच्चों की जो आयु के अनुसार उन्हें 3 समूह में विभाजित किया गया, 3 समूह में बांटा गया। सबसे छोटे बच्चों के समूह में 5 से 7 साल के बच्चे, और बीच वाले समूह में 8 से 10 साल के बच्चे, और बड़े बच्चों वाले समूह में 11 से 15 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते थे। समर हिल स्कूल में बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। वे तनाव मुक्त वातावरण में रहते थे। वहाँ के शिक्षक और बच्चों का समान महत्व था। बच्चे स्वयं इच्छानुसार नियम बना करके उनका पालन किया करते थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, समर हिल में एक समय सारणी अवश्य होती थी, किंतु यह शिक्षकों के लिए थी, ना कि बच्चों के लिए। समर हिल के अनुसार सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण यहाँ पर महत्व रहता है। समर हिल स्कूल में व्यक्तित्व जो है वो महत्वपूर्ण रहता है और चरित्र महत्वपूर्ण रहता है, जबकि सीखना यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर समर हिल स्कूल की हम कमियों की बात करते हैं। पहली कमी है, समर हिल को मनमर्जी का स्कूल कहा जाता है। कहा जाता है कि यह जंगली लोगों का स्कूल है, जिसमें न कोई कायदा है, न कोई नियम कानून, न कोई शिष्टाचार है। इसके बाद में दूसरी जो कमी है इसकी, वो है समर हिल में बच्चों को मुक्त छोड़ दिया जाता था, अर्थात उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाता था। तीसरा बिंदु है इसकी कमी का, समर हिल में अनुशासन, नैतिक मूल्यों का विकास आदि बातें भी नहीं सिखाई जाती थी, जैसा कि अन्य स्कूलों में होता है। फिर भी इन कमियों के बावजूद समर हिल एक ऐसा स्कूल रहा है जहाँ पर बच्चों को बिना रोक टोक के स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहीं कहीं पर दोस्तों ये स्कूल जो है समर हिल, वो ठीक भी रहा है, पर कहीं कहीं पर जो नियम कायदे ना होने की वजह से बच्चे बिगड़ते ज़्यादा हैं, तो ये कहीं कहीं पर इनका जो कमियां हैं वो भी रही है। समर हिल स्कूल स्थापना का मूल सिद्धांत का भी दोस्तों कई बार प्रश्न आया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चा स्वभाव से विवेकशील और यथार्थवादी होता है। अगर उसे वयस्कों के सुझावों के बिना अपने भरोसे छोड़ दिया जाए तो जिस सीमा तक विकसित होना है
उसके लिए संभव है। यानी कि देखिए, अब जो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई क्या है कि बच्चों को हम बताते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। पर अगर बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए, अपने खुद के भरोसे पर छोड़ दिया जाए, तो जिस सीमा तक उनके विकसित होना उनके लिए संभव है, वह हो जाते हैं। बचपन का समय अपने व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में लगाने की स्वतंत्रता का समय होना चाहिए। समर हील में यह आस्था थी कि बच्चा दुष्ट नहीं, अच्छा होता है। उसका पक्ष लिया जाना चाहिए, उनके प्रयासों का अनुदेशन होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता व समानता का अधिकार होना चाहिए, उसे स्कूल की व्यवस्था के नियम में भाग लेने का हक होना चाहिए। तो ये समर हील स्कूल की स्थापना का मूल सिद्धांत रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, बच्चों में असफलता भय, ऊबने और भ्रमित होने से आती है। इस कथन के पक्ष में अपने तर्क दीजिए, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या फिर उसके आत्मसम्मान को कम करती है, ठेस पहुंचाती है या उसके काम में बाधा पहुंचाती है, उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले मार्ग में बाधा पहुंचाती है, उसकी भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि करती है, परिणाम स्वरूप ऐसे बालक की शिक्षा असफल हो जाती है। अपनी इच्छाएं बालक पर थोप करके कुछ अभिभावक अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं, इससे बालक चिंतित और भयग्रस्त रहता है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को उसकी योग्यता और क्षमता का ज्ञान कराएं, उनसे उन्हीं के अनुकूल अपेक्षा करें और उनके समान उन्हीं के अनुकूल लक्ष्य रखें। उन पर किसी प्रकार का दबाव या फिर अनावश्यक लक्ष्य नहीं रखें, बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव न ला दें, उन्हें सोचने, निर्णय लेने और अभिव्यक्ति का पूर्ण स्वतंत्रता उनको देनी चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा कि बच्चों में नकारात्मकता की भावनाएं हैं, उनके संवेग जागृत नहीं होंगे, उनका मानसिक स्वास्थ्य सही बना रहेगा और अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों में सामंजस्यता व अनुकूलता बनाए जाने के लिए वे उसमें सफल हो पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस फर्स्ट यूनिट में ध्यान रखना है। एग्जाम टाइम में हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे जो कि आपके लिए शॉर्ट रहेंगे। एग्जाम टाइम में रिवीजन क्लासेस आपके लिए लगा दी जाएंगे, बट अभी के लिए आपको इन सभी को रिवीजन के तौर पर याद करते रहना है और एग्जाम तक अपने इस यूनिट को तैयार कर लेना है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ। उम्मीद करता हूँ इस यूनिट में आपने सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जान लिया है। अगर आपके इस यूनिट में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।